जी, तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप दुबई के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सब लोगों को, जो लोग पार्ट टाइम इस काम को करना चाहते हैं या फुल टाइम करना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की थी और बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि भाई हम किस वीज़े के ऊपर ये काम कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये वीज़ा हो तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जितनी भी आप लोगों के क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से देख रहा था किस तरह के आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इसमें आपकी तमाम तर जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। और रिक्वेस्ट भाई की हमेशा की तरह एक ही है कि अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो जैसा कि आपने इंट्रो में देख लिया कि ये पूरी वीडियो जो है वो मैं प्रॉपर्टी के ऊपर बनाने लगा हूँ, कैसे आप दुबई के अंदर प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं। इसमें मैं सब चीज़ें डिस्कस करूँगा। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तब आप कैसे बिजनेस करेंगे, और अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तब आप कैसे बिजनेस करेंगे, और अगर आप इसको एज अ पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला सवाल आ जाता है कि भाईजान अगर हमने ये बिजनेस करना है तो हमें वीज़ा कौन सा चाहिए। देखें, अगर आपने बड़े पैमाने के ऊपर, बड़े स्केल के ऊपर ये कारोबार करना है, जैसे मोस्टली लोग पूरी बिल्डिंग्स के जो पूरे फ्लोर्स हैं वो खरीदा करते हैं और फिर उसको रेंट आउट करते हैं। मोस्टली ऑफिसेज रेंट करते हैं। कुछ जो बिल्डिंग्स होती हैं रेजिडेंस, उनके अंदर वो रेजिडेंस फ्लैट लेते हैं और फिर उनको रेंट आउट करते हैं। तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपर जो है वो एक इन्वेस्टर वीज़ा लेना पड़ेगा। उसके बाद आप उस बिजनेस को कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं मिडिल इन्वेस्टमेंट, जिनके पास थोड़ी बहुत ही इन्वेस्टमेंट है, वो तकरीबन 3-4 फ्लैट लेने की इस्तात रखते हैं। तो उनके लिए ये है कि भाईजान आप सबसे पहले जो है वो किसी भी वीज़े के ऊपर अगर हैं, विजिट वीज़े को छोड़कर, तो आप अपनी कंपनी के किसी वीज़े पर हैं या आप कहीं जॉब करते हैं, तो आप सबसे पहले, मेरी एडवाइस पर्सनल ये है आपको कि अगर आप फर्स्ट आ रहे हैं इस बिजनेस के अंदर तो आपको सबसे पहले एक फ्लैट के ऊपर ट्राई करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं, आप इतनी टेंशन हेडिक्स अपने सर पे ले सकते हैं, तो फिर आप 3-4 फ्लैट लें, 5 लें, फिर आप थोड़े अरसे के बाद जॉब छोड़ें और जॉब छोड़कर अपना वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा ले लें और प्रॉपर इसको टाइम दें। तीसरे नंबर पे आ जाता है जिन लोगों के पास तकरीबन 20,000 दिरहम, 15,000 दिरहम है और वो ये चाहते हैं कि हम कोई साइड इनकम जो है वो जनरेट कर लें, जिसके अंदर हमें इतनी ज़्यादा एफर्ट भी ना करनी पड़े। क्योंकि बहुत सी जो यहाँ पे दुबई के अंदर लोग हैं वो यहाँ पे जॉब्स करते हैं कंपनीज के अंदर। ठीक है। तो कंपनीज के अंदर ये होता है कि जो थोड़े से वाइट कॉलर जॉब है जिन लोगों के पास, उनका टाइम जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है बनिस्बत लेबर के, लेकिन वो भी इतना टफ होता है कि उनको प्रॉपरली टाइम देना पड़ता है। तो उनका जो दिमाग है वो इतना ऑलरेडी यूज हो जाता है ऑफिस के अंदर कि वो दोबारा किसी और काम में नहीं लगा सकते। तो लिहाजा उन लोगों के लिए ये होता है कि उनको ये चाहिए होता है ऐसा कोई बिजनेस जिसके अंदर उनका पैसा लग जाए। ठीक है। क्योंकि उनको सैलरी अच्छी मिल रही होती है, वो कहते हैं हमारा पैसा लग जाए लेकिन हमें हेडेक ना लेनी पड़े। ठीक है। तो ये 3 किस्म के लोग हैं। तो आप बड़े पैमाने पे हैं तो आपको जाहिर जो मैंने बताया इन्वेस्टर वीज़ा, और दरमियान में है तो फिर आप कंपनी, और तीसरा नंबर पे अगर जो है उनको ये है कि वो अपनी जॉब को कंटिन्यू रखें, उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो एक फ्लैट ले लें। फ्लैट लेकर उसको रेंट आउट कर दें। फेसबुक और इस तरह के जो एप्स, एप्लीकेशन है सोशल मीडिया की, उन पे एक ऐड वगैरह दे दें, उनको खुद ब खुद ही जो है वो कस्टमर मिल जाएगा। ये होगा आपका पहले सवाल का जवाब कि भाईजान कौन सा वीज़ा इसके लिए रिक्वायर होता है। तो स्पेसिफिकली कोई इस तरह का वीज़ा नहीं है जो प्रॉपर्टी के बिजनेस को सूट करता हो, हाँ बड़े पैमाने के अलावा। लेकिन अगर आप छोटे पैमाने पे करना चाहते हैं, छोटे स्केल पे करना चाहते हैं इस बिजनेस को इस नज़रिए के साथ कि हमें साइड इनकम जनरेट हो, तो फिर आपके लिए जो भी वीज़ा है वो बेहतर है विजिट वीज़े को छोड़कर। दूसरे नंबर पे आ जाता है बात कि भाईजान इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आपने अगर एक फ्लैट लेना है फॉर एग्जांपल, तो ये लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप लोकेशन चुन लेते हैं JBR, ठीक है, मरीना को चुन लेते हैं, या आप लोकेशन बर दुबई को चुन लेते हैं, तो फिर ऑफकोर्स आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। ठीक है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप हमेशा, अगर आपने नए इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं या कोई भी इवन बिजनेस आप नया कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले छोटे पैमाने के ऊपर, छोटे स्केल के ऊपर एक बार ट्राई करनी चाहिए। अगर आपको लगे ऐसा कि हाँ भाई इस बिजनेस को मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए है, तो फिर आप उसके अंदर अपना जो कैपिटल है, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो शामिल करें। अदरवाइज आप सबसे पहले उसको ट्राई
फाइल करें, ठीक है। तो जो लोग भी छोटे पैमाने पे 20,000 दिरहम 15,000 दिरहम जिन लोगों के पास है और वो ये चाहते हैं कि हम ये बिजनेस करें, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन लोकेशंस हैं। जैसे रिगा के अंदर आप चले जाएं, रिगा में आपको फ्लैट मिल जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट 60,000 दिरहम पर ईयर का या 70,000 दिरहम पर ईयर का 1 बेडरूम हॉल या 2 बेडरूम हॉल मिल जाएगा। और वहाँ पे आपके पास कस्टमर भी होता है, मतलब आप वहाँ पे इजीली कस्टमर फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई उसमें बड़ी हेडेक आपको नहीं लेनी पड़ती, बल्कि बहुत सारे जो एक मेरी फ्री एडवाइस है आपको, ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो आपसे पर मंथ 100 200 300 दिरहम लेते हैं और वो आपकी जो इनवेलम्स जो आपका वो कार्ड होता है या आपकी जो उस पे वो लोगों को बताते हैं और वो फिर लेकर भी आते हैं, विजिट भी कराते हैं, तो आपको इतनी हेडेक नहीं लेनी पड़ेगी। ये हो गया जी आपका दूसरा कि अगर छोटे पैमाने पे तो कम से कम आपको 15 से 20,000 दिरहम चाहिए। 10,000 दिरहम से भी काम शुरू हो सकता है, लेकिन उसके लिए यह है कि फिर आपको थोड़ा सा एरिया और नीचे जो है वो ढूंढना पड़ेगा। जैसे अलनादा हो गया, अलनादा में आपको लेना पड़ेगा। फिर वहाँ पे ऑफ कोर्स जिस तरह आप नीचे जाते जाएंगे फिर वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनकी रेशो भी कम होती जाएगी। तो लिहाजा मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि ऐसे एरिया के अंदर आप काम करें जहाँ पे रेट भी फ्लैट्स के माकूल हों और वहाँ पे आपको कस्टमर भी मिल जाए, ठीक है। तो रिगा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इंशाल्लाह ताला वो मैं लास्ट में डाल दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है तीसरी बात कि भाईजान अब हमारे पास पैसे भी आ गए हैं, हमने वीज़े को भी समझ लिया है, अब हमें बताएं कि हम लोकेशन में वहाँ पे जाकर फ्लैट कैसे ढूंढें। देखिए इसका बड़ा एक आसान तरीका, कोई भी काम घर में बैठ के नहीं होता। सबसे पहले ये भाई की आपको एक एडवाइस है कि आपने घर में बैठ के ये सोचना नहीं है कि मेरा फ्लैट भी खरीद लूँगा, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आप किस लोकेशन में लेना चाहते हैं। आपने लोकेशन डिसाइड कर ली, लोकेशन डिपेंड करती है आपके बजट के ऊपर कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसके मुताबिक आपने लोकेशन डिसाइड करनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मिसाल लेते हैं, अलरिगा आपने डिसाइड कर लिया, अलरिगा आपने डिसाइड किया तो अब आप अलरिगा को विजिट करें। अब आप वहाँ पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे जो फ्रंट के ऊपर बिल्डिंग्स हैं उनके रेट और हैं, इसके पीछे आप जाएंगे वहाँ पे रेट और हैं, अगर उससे भी पीछे चले जाएंगे तो फिर आपके रेट जो है वो नीचे आते जाएंगे। अब आपने ये देखना है कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन है, कि मैं मिडिल में लूँ, मैं फ्रंट पे लूँ या मैं लास्ट में लूँ, ठीक है। क्योंकि कस्टमर पूरे रिगा में आपको मिल जाएगा, मोस्टली फिलीपीनीज वहाँ पे रहते हैं और वो जो है वो आपको पैसे भी टाइम पर देंगे, आपसे मतलब ताउन भी करेंगे, आपको जलील नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज की समझ आ गई होगी। अब मैं आपको थोड़ी सी देने लगा हूँ पर्सनल एडवाइस बिजनेस के रिलेटेड और खासकर इस बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। होता क्या है असल में, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, बिजनेस जो है वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि मतलब आप अपने कस्टमर्स को कितनी फैसिलिटीज देते हैं, उनको कितना फैसिलिटेट करते हैं, ताकि जब जाहिर सी बात है आप किसी को फैसिलिटी देंगे तो वो ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ और इस तरह से आपका बिजनेस ग्रो भी करेगा और आप तरक्की भी करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस नजरिए के साथ अपने लालच में पड़े रहेंगे कि नहीं मुझे ज्यादा से ज्यादा बचत हो, तो फिर एक चीज याद रखिएगा कि सिर्फ आपको थोड़े अरसे के लिए वो बचत होगी और फिर आपका काम जो है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जितने भी मैंने अभी खुद जो है वो करता हूँ और जितने भी मेरे दोस्त यार करते हैं, उनका सबसे मेन जो है वो यही होता है कि क्वालिटी जो है ना वो ज्यादा अच्छी देते हैं, फैसिलिटी देते हैं। मतलब अब उसमें क्या चीजें आ जाती हैं, अगर इस बिजनेस को हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, पहली आ जाती है क्लीनिंग। आपका जो फ्लैट है वो सही क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर, ये खटमल वगैरह आगे पीछे नजर ना आ रहे हो, ठीक है, कहीं पे भी। उसके लिए आप एक बार पेस्ट कंट्रोल पेस्टिसाइड्स का कोई स्प्रे ले लें या कोई पाउडर वगैरह मिल जाता है यहाँ से, वो करें ताकि सब खटमल वगैरह। उसके बाद अच्छी सी सफाई करवाएं उस फ्लैट की, ठीक है। अगर वाइट वॉश हुआ है, मोस्टली हुआ होता है और खराब भी नहीं होता, वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो उसको भी आप एक दफा रिफ्रेश करें, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है पार्टीशंस बनाना। देखिए जब फ्लैट आपको मिलता है तो फ्लैट सिंपल मिलता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि पार्टीशन बनी हुई होती है, अदरवाइज आपको पार्टीशन बनानी पड़ती है, ठीक है। अब आप जो पार्टीशन बनाएंगे, जो कार्डबोर्ड आप लेके आते हैं पार्टीशंस के लिए, उसको आप थोड़ा सा अच्छे तरीके के साथ उसको फिक्स करें और प्रोफेशनल से या कोई अच्छे बंदे जो ये काम करते हैं फिक्स का, उससे करवाएं, खुद ना करें। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि हमारे जो पाकिस्तानी होते हैं वो खुद फिक्स कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग उस तरह की वो फिनिशिंग नहीं लेके आ सकते उसमें। तो मोस्टली अगर रिगा की मैं बात करूं, क्योंकि मैं वहां पे बिजनेस करता हूं, तो वहां पे ये होता है कि बहुत सारी जगहों पे ना फिलीपीनीज आते हैं आपके पास, और फिलीपीनी जो है वो सफाई को ज़्यादा जो है ना प्रायोरिटी देते हैं। जिस फ्लैट के अंदर सफाई ज़्यादा होती है या फैसिलिटीज़ होती हैं, खुशबू वगैरह का स्प्रे आपने देखा होगा वॉल्स के ऊपर लगा होता है, वो आपने लगाया हुआ है, तो फिर वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद आपने मैट्रेस अच्छा सा रख के दिया हुआ है, मोस्टली तो मैट्रेस जो है लोग साथ लेकर आते हैं, लेकिन अगर आपने वो फैसिलिटी दी हुई है उसके ऊपर आप वो चढ़ा दें, अपना प्लास्टिक चढ़ा दें, ताकि जब भी कोई नया आए तो आप उस प्लास्टिक को फाड़ के दोबारा जो है वो नया चढ़ा सकें, ताकि आपका
मैट्रेस जो है वो ख़राब भी ना हो और आपका जो कस्टमर है, क्योंकि हाइजीन्स का भी ख्याल आपको रखना पड़ता है, ठीक होगा। तीसरे नंबर पर आप एक वॉशिंग मशीन जो है वो यहाँ से शारजा से ले लें, वो वहाँ पर रख दें, एक एक्स्ट्रा जो है वो फैसिलिटी उनको दें ताकि वो कपड़े वगैरह अगर उन्होंने वॉश करने हैं। उसके बाद आपने देखा होगा मोस्टली जो है वो स्टैंड्स मिल जाते हैं फ्लैट्स के अंदर रखने के लिए, जो कपड़े सुखाने के लिए होते हैं, वो आप खरीद लें, वो लगा दें ताकि जो है वो बालकनी वगैरह में अगर आपका जो फ्लैट है वो किसी वॉल साइड के ऊपर है तो उसको आप जो है वहाँ पे फिक्स कर दें ताकि लोग अपने कपड़े धो के वहाँ पे सुखा सकें, ठीक है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये आपके बिजनेस को ऊपर लेकर जाती हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ये याद रखिएगा, कोई भी बिजनेस दुनिया का आप करें, आप साइज पे डिपेंड ना करें कि मेरे पास जी बहुत बड़ा विला है जी, मेरे पास 6 विले हैं 7 विले हैं, कोई फायदा नहीं है। अगर आप क्वालिटी नहीं दे रहे तो आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। जितनी अच्छी आप क्वालिटी देंगे इतना अच्छा आपका बिजनेस चलेगा। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास 7-7 विले हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो इनकम है पर मंथ वो जो दूसरा आदमी होगा 2 जिसके पास फ्लैट होंगे उनसे कम होगी, उसकी 2 की फ्लैट की ज्यादा इनकम होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि वो फैसिलिटी इतनी देता है, फैसिलिटी देता है तो वो पैसे चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक विला वाला जिसके वहां पे कचरा पड़ा हुआ है या इस तरह का, वो 700 दिरहम पर मंथ चार्ज कर रहा है, तो वो फैसिलिटीज दे के, थोड़ी सी फैसिलिटीज दे के वो 1000 दिरहम चार्ज करेगा, तो वहां से प्रॉफिट निकाल लेता है। तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा किया। भाई की एक पर्सनल आपको एडवाइस है, अगर दिल करे तो अप्लाई करें, नहीं तो आपकी अपनी मर्जी है। मेरा काम है आपको एक गाइडलाइन दे देना, एक अच्छे तरीके के साथ एक आइडिया दे देना, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी। अब आ जाती है भाईजान, ये तो हमें सारी बात समझ आ गई। अब आप हमें यह बताएं कि भाई इसका प्रोसेस क्या लेने का। देखिए लेने का सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इसमें जब आपको एक बिल्डिंग पसंद आ जाएगी, फ्लैट पसंद आ जाएगा, अब 2 किस्म के इसमें जो है ना वो सीन होते हैं। एक ये होता है कि डायरेक्ट ओनर्स बैठे होते हैं उन बिल्डिंग्स के, उनसे आप डील कर सकते हैं। उसमें फायदा ये होता है कि जो एक्स्ट्रा जो कमिश्नर्स होते हैं या ब्रोकर्स अंदर होते हैं वो खत्म हो जाता है, आप डायरेक्ट डील कर लेते हैं और आपका जो है वो पैसा बच जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि मोस्टली तो नहीं बल्कि बहुत कम रेशियो के अंदर ऐसा होता है कि बिल्डिंग्स जो है वो कंपनीज ने ओन की होती हैं। मतलब मैं मालिक हूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट ओनर हूँ, तो मैं हेडिक से बचने के लिए मैंने बस बिल्डिंग बनानी थी, बना के तो मैं कंपनीज को दे देता हूँ कि भाई अब आप जानो, आपके काम जाने, आप मुझे पर ईयर इतना जो है इस पूरी बिल्डिंग का रेंट दे दें। तो वो फिर कंपनी जो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बड़े इन्वेस्टर जिनको कहते हैं, वो पूरी बिल्डिंग खरीद लेते हैं। अब वो पूरी बिल्डिंग खरीदने के बाद क्या करते हैं कि वो उसकी पार्टीशन करते हैं फ्लोर वाइज, ठीक है, और वो क्या करते हैं कि फिर आगे जो है वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देते हैं कि भाई अब आप जो है वो संभालो, हमें इतने, वो अपनी टेंशन से उतार देते हैं। उसमें क्या होता है कि रेट जो है वो रेंट जो है वो ज्यादा चला जाता है। तो आपकी जो कोशिश होनी चाहिए डायरेक्ट ओनर के साथ डील हो तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं होती तब भी कोई इशू नहीं है, आप सब कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी रब्ता कर सकते हैं, उनसे भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि जो पैसे आप भर रहे हैं पर ईयर, उससे ज्यादा आप वहां से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। देखें होती तो नसीब की बात है, लक की बात है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया तो उसको भी यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस का ख्याल आपने रखना है। अभी अजान हो रही है, थोड़ी देर बाद दोबारा आता हूँ अजान के बाद जी। तो अजान जो है ना वो खामोशी से सुननी चाहिए, ये एक बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मुसलमानों को ख़ास कर इसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि आप लोगों ने ये प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है कि डायरेक्ट ओनर के साथ। अब डायरेक्ट ओनर की आपको पहचान कैसे होगी? मोस्टली जब आप कंपनी बिल्डिंग्स के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बेसमेंट के अंदर या फर्स्ट फ्लोर के अंदर उनका बाकायदा एक ऑफिस होता है, एडमिन ऑफिस होता है, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने अपने बंदे बिठाए होते हैं, आप उनसे जाके पूरी डिटेल भी ले सकते हैं कि कितने जनाब अगर हम एडवांस पे करते हैं फुल अमाउंट तो हमें कितने पैसे आप छोड़ देंगे, उसके बाद दीवा का कितना है, उसके बाद आपके जो डाउन पेमेंट है वो कितनी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप कितने चेक बनाएंगे। अब इसमें जो एक अगली चीज पे चलते हैं, यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। क्या सबसे पहले आपने लोकेशन डिसाइड करनी है। लोकेशन कैसे डिसाइड करनी है कि आपने ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके बंदों से मिलेंगे, बंदों से मिलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कस्टमर की क्या पोजीशन है और बिल्डिंग का रेंट वगैरह क्या है और आपको कौन सी सूट करती है आपके बजट के अंदर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने क्वालिटी का ख्याल रखना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाती है कि अब आपने खरीदनी कहते हैं। देखें ये 2 प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं कि डायरेक्ट ओनर से भी होता है और कमिश्नर से भी होता है और सब कॉन्ट्रैक्टर से भी होता है। तो आप कोशिश करें कि डायरेक्ट ओनर के साथ। अब आ जाती है बात कि भाईजान हमें सारी बात समझ आ गई, अब आप हमें बताएं कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, किस तरह हम खरीद सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको सिर्फ एक बैंक अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए, अपने नाम पे, और उसके अंदर आपकी पेमेंट भी होनी चाहिए जो आपने फर्स्ट उनको इंस्टॉलमेंट देनी है, ठीक है, फ्लैट की।
दूसरे नंबर पे आपके पास रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए ताकि उसके ऊपर आपका टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जैसे कि हम मोस्टली पाकिस्तान के ऊपर अगर रेंट आउट करते हैं कोई चीज़ तो हमें एक जाके कचहरी या वो जो हमारी मुतलका चौकी होती है या थाना होता है उसके अंदर जाके एक लिखवाना पड़ता है कि हम भाई जी ये फ्लैट ले रहे हैं और ये सारा कुछ जो है वो हम ओन करते हैं और यहाँ पे ये किराएदार। तो इस तरीके के साथ यहाँ पे एक टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसके ऊपर ये तफसील लिखी जाती है कि ये फ्लैट जो हम इस बंदे को दे रहे हैं इसकी आगे से पूरी जवाबदारी है, इसके पानी बिजली सब की जाएगी। ठीक है जी, तो उसके लिए आपके पास रेजिडेंस वीजा होना चाहिए। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आ जाती है बात के आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जिस हिसाब से आप कर रहे हैं वो आपके अकाउंट में होनी भी चाहिए। ये नहीं कि खाली आप कह दें कि है या इधर उधर से पकड़नी है, नहीं, आपके अकाउंट में होनी चाहिए। क्योंकि जब आप पहला चेक देंगे, मोस्टली लोग पहला चेक नहीं लेते, वो आपसे कैश लेते हैं, लेकिन अगर आप चेक भी देंगे तो उसकी 2-3 दिन के बाद वो कैश करवाएंगे। तो अगर आपके अकाउंट में नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। अब इसके अंदर 2 मॉडल्स किए जाते हैं। एक मॉडल होता है कि आप 1 साल के 4 चेक बनवा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हर 3-3 महीने के बाद का एक चेक। ठीक है जी, उसके बाद दूसरी ऑप्शन होती है कि आप 6 चेक बनवा सकते हैं। ठीक है, 6 चेक में क्या होता है कि आपको जो इनिशियल पेमेंट देनी पड़ती है शुरू के अंदर वो आपकी कम हो जाती है, लेकिन आपको 2 महीने के बाद दोबारा पेमेंट करनी होती है। लेकिन 3 महीने में ये होता है कि आपको फर्स्ट पेमेंट 3 महीने की करनी पड़ती है, थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप फर्दर इसी तरीके के साथ कंटिन्यू करते हैं 3-3 महीने के बाद, तो उसको गैप आपको काफी मिल जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल 1 महीना कस्टमर नहीं था तो 2 महीने कस्टमर आया, आपने पैसे उठा के दे दिए। ठीक हो गया। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि प्रोसेस पूरा क्या है, किस तरीके के साथ आपने बिल्डिंग देखनी है, किस तरीके के साथ आपने खरीदना है और कौन कौन सी चीज़ों से आपने बचना है। ठीक हो गया। अब आ जाती है 5वीं बात, भाई प्रॉफिट कितना है। मैंने बड़ा अफसोस भी हुआ, पिछली वीडियो के अंदर मैंने कुछ कैलकुलेशन की, क्योंकि देखिए जब बिना वीडियो बना रहा होता है ना तो कैलकुलेटर तो हमारे पास होता नहीं है। ठीक है, कि मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि भाई एग्जैक्ट फिगर ये है ये है ये है, तो कोई ऊपर नीचे अगर हो जाती है तो यार माफ कर दिया करो, क्या हो गया आप लोगों को। ठीक है, तो बड़े लोगों ने मिला भाई ये क्लीनिंग के पैसे किधर गए, अच्छा भाई जी वो इसके पैसे किधर गए, इसके पैसे किधर गए। देखिए मेरा काम है आइडिया देना आपको, और ये आइडिया वर्क करता है। मतलब ये नहीं है कि मैं हवा में आपको बता रहा हूँ, आप करके तो देखो यार, आपको फायदा ना हुआ तो फिर बताना। हाँ, मेहनत आपकी होगी, आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, मेहनत आपने करनी है, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। ये आपकी भाई की दुआ है आपको कि इंशाल्लाह आप मजीद तरक्की करें, इसीलिए आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग कामयाब हो सकें। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातें की, लेकिन इट्स ओके। आपको देखिए प्रॉफिट जो है ना वो बहुत अच्छा होता है इस बिजनेस के अंदर, डिपेंड करता है, मैंने पहले भी बताया, लोकेशन के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर। अब कुछ लोग जो है उसी लोकेशन के ऊपर कम चार्ज कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, और कुछ लोग उन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर, उन्हीं फ्लैट्स के अंदर ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। लोग धड़ाधड़ जा रहे होते हैं, आप कभी जाके देखें ना क्यों जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी इन्वायरमेंट दी होती है, सिटिंग एरिया अच्छा बनाया होता है, सोफे लगा के दे दिए होते हैं, टीवी लगा के दे देते हैं। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज होती हैं उसके वजह से लोग ज्यादा पैसे भी भर देते हैं और सुकून में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे तंग होकर आता है नौकरियों से, और वो चाहते हैं कि हम जो है रिलैक्स कर सकें अपने फ्लैट्स वगैरह के अंदर जाके, या जहाँ पे उनकी रेजिडेंस एरिया सारी चीजों को। तो प्रॉफिट इसमें भाई अच्छा होता है। अगर आप एक फ्लैट के ऊपर 10 से 20 हज़ार रुपया इनिशियल इन्वेस्ट कर रहे हैं और पर ईयर उसका रेंट 60-70 हज़ार रुपया है, तो आपको ऑलमोस्ट 1 साल के बाद 10,000-12,000 दिरहम बच जाता है। ठीक है, एक फ्लैट की बात कर रहा हूँ। अगर आपका मजीद आगे बिजनेस चलता है तो आप एक को छोड़ के 4, 5, 10 फ्लैट ले सकते हैं, तो फिर आप सोचें कि आप पर ईयर कितना कमा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा, तो भाई एडवांटेज इसका सबसे बड़ा ये है कि आपको फिजिकली इतना ज़्यादा इसमें भागना दौड़ना नहीं पड़ता। एक दफ़ा अच्छे कस्टमर मिल गए हैं तो वो बैठे रहते हैं, आप उनको अच्छे तरीके के साथ फैसिलिटी देते रहें, थोड़ा सा उनके साथ ताउन करें। अगर किसी की सैलरी लेट हो गई है तो कोई बात नहीं, आप उससे नेक्स्ट मंथ में पैसे ले लें। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा थोड़ा ताउन करेंगे ना और फैसिलिटीज अच्छी देंगे तो वो लोग भागेंगे नहीं, और आपके लिए क्या फ़ायदा है कि आप अपनी जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ आप अपना बिजनेस करें। अगर ज़्यादा आपको कोई बल्दिया या आगे पीछे कोई लीगल टीम तंग करती है तो आप उसका किसान तरीका को पाकिस्तान से अपना कजन भाई दोस्त बुला ले, उसके नाम पे जनाब उस फ्लैट को कर दे, वो वहां पे फ्लैट की राखी करे, वहां पे संभाले, खुद अंदर ही रहे, सारा कुछ करे, आप अपनी जॉब करें। बेहतरीन तरीका है, कोई मसला इसमें परेशानी नहीं है। देखिए हर चीज मुमकिन है, इरादे नहीं बदले जाते, तरीके बदले जाते हैं। तो इसलिए इंसान को तरीकों के ऊपर फोकस करना चाहिए, इरादे बदलने के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, इरादे अपने स्टेट रखें और तरीकों को बदलते रहें। उसके बाद आ जाता है जी डिसएडवांटेज इसमें सबसे बड़ा ये है कि भाई अगर आपके पास कस्टमर नहीं है, ठीक है, तो आपको कई दफा अपनी जो है ना वो कैश जेब में से भी देनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन ये नहीं होता कि पूरे साल आपको कस्टमर नहीं मिलेगा।
मिलता है कस्टमर, वो जो आप अपनी जेब से भी कैश देते हैं वो भी वापस आ जाती है। तो बस इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि आपके पास थोड़ा सा पीछे बैकअप हो, ठीक है, ताकि आपके अगर इस तरह कस्टमर नहीं मिलता तो आप उसमें से बच सकें, आप अपनी जेब में से पे कर सकें, ताकि बिल्डिंग आपको कोई फाइन ना करे, आपका कोई रेंट लेट ना हो। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पूरे तरीके से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर नहीं आती तो इंशाल्लाह आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका भाई बैठा हुआ है, आपकी कंफ्यूजन दूर करेगा। और इंशाल्लाह अभी आगे इंशाल्लाह जो वीडियोस आ रही हैं वो मैं पूरी सीरीज शुरू कर रहा हूँ कंपनीज के ऊपर कि किस कंपनी के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि कानून भी चेंज हो रहा है अगले महीने से कुछ वीज़े को लेके। ठीक है, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो आप तफसील से देख लें क्या कानूनी में चेंजिंग आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला आगे जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ वो पूरी जो है वो एक सीरीज बनाने लगा हूँ कंपनी से रिलेटेड। और दूसरा ये जो लेमोजीन के लिए आप लोग बार बार हाईलैंडर और BMW का पूछ रहे थे, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आगे एक वीडियो आ रही है। तो चैनल के साथ जुड़ जाएं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया देखने का, सुनने का। भाई को दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।